हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? आज हमारी क्लास जो शुरू होगी, आज हमारा मॉक टेस्ट 5 रहेगा सीडीपी का। आपका सीटेट का एग्ज़ाम अगस्त में होने के चांसेस हैं आपके, बट 99% चांसेस है दिसंबर के। लेकिन आप अपनी पढ़ाई के साथ कंटिन्यू लगे रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम दिसंबर में हो, अगस्त में हो या जुलाई, कोई से भी मंथ में हो, आपको अपनी तैयारी बेस्ट रखनी है। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर हमारा, बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धांक जो है आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, इसको बोलते हैं हम आईक्यू। ठीक है, कि आईक्यू प्राप्त करने का जो सही सूत्र है वो कौन सा होता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। कि मानसिक आयु अपॉन कालानुक्रमिक आयु मल्टीप्लाई 100, या फिर सेकंड ऑप्शन मानसिक आयु अपॉन कालानुक्रमिक आयु या फिर मल्टीप्लाई 125, या फिर आपका थर्ड ऑप्शन आता है वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु मल्टीप्लाई 100। फोर्थ ऑप्शन आता है वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु मल्टीप्लाई 125। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? जल्दी से गैस करो, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन, कि मानसिक आयु अपॉन जो आपकी कालानुक्रमिक आयु होती है और मल्टीप्लाई 100 आता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो ये होता है बुद्धि लब्धांक आईक्यू का प्राप्त करने का सही सूत्र। ठीक है, तो आपको बुद्धि लब्धांक आईक्यू जो लेवल है इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि ये जो आईक्यू शब्द है इसको पहली बार किसने दिया था। तो इसको पहली बार 1912, ठीक है, 1912 में जर्मन के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टर्न। कौन क्या था जिनका नाम? स्टर्न था, और ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं कि बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र जो है या शब्द जो है वो किसने तैयार किया था। तो किसने किया था? स्टर्न ने किया था। अब ये थे कहाँ के? जर्मन के थे। और कौन से सन में किया था? तो 1912 में किया था। कि आईक्यू शब्द पहली बार 1912 में एक जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे? विलियम स्टर्न थे, उनके द्वारा तैयार किया गया था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ही है ये आपका, कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु कितनी है? 14 ईयर है, वास्तविक आयु कितनी है? 50 वर्ष है, तब उसका आईक्यू क्या होगा? अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको सूत्र पता है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या है इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 80। बट ये आया कैसे? तो इसका सॉल्यूशन देखो कि किस तरीके से सॉल्व होगा आपका। ओ मम्मी, फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर हमारा, बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धांक जो है आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, इसको बोलते हैं हम आईक्यू। ठीक है, कि आईक्यू प्राप्त करने का जो सही सूत्र है वो कौन सा होता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। कि मानसिक आयु अपॉन कालानुक्रमिक आयु मल्टीप्लाई 100, या फिर सेकंड ऑप्शन मानसिक आयु अपॉन कालानुक्रमिक आयु या फिर मल्टीप्लाई 125, या फिर आपका थर्ड ऑप्शन आता है वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु मल्टीप्लाई 100। फोर्थ ऑप्शन आता है वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु मल्टीप्लाई 125। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? जल्दी से गैस करो, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन, कि मानसिक आयु अपॉन जो आपकी कालानुक्रमिक आयु होती है और मल्टीप्लाई 100 आता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो ये होता है बुद्धि लब्धांक आईक्यू का प्राप्त करने का सही सूत्र। ठीक है, तो आपको बुद्धि लब्धांक आईक्यू जो लेवल है इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि ये जो आईक्यू शब्द है इसको पहली बार किसने दिया था। तो इसको पहली बार 1912, ठीक है, 1912 में जर्मन के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टर्न। कौन क्या था जिनका नाम? स्टर्न था, और ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं
कि बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र जो है या शब्द जो है वो किसने तैयार किया था? तो किसने किया था? स्टर्न ने किया था। अब ये थे कहाँ के? जर्मन के थे। और कौन से सन में किया था? तो 1912 में किया था। कि IQ शब्द पहली बार 1912 में एक जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? विलियम स्टर्न थे, उनके द्वारा तैयार किया गया था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ही है ये आपका, कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु कितनी है? 14 ईयर है। वास्तविक आयु कितनी है? 50 वर्ष है। तब उसका IQ क्या होगा? अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको सूत्र पता है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या है इजीली क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 80। बट ये आया कैसे? तो इसका सॉल्यूशन देखो कि किस तरीके से सॉल्व होगा आपका। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला तो पता ही है, अभी आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा। तो इसमें फॉर्मूला क्या था आपका? करेक्ट फॉर्मूला था आपका ये मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ये रहा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये। तो हमें मानसिक आयु इसमें कितनी दी हुई है? मानसिक आयु ये दी कितनी दी है? मानसिक आयु हमें यहाँ 40। ठीक है, और हमें वास्तविक आयु कितनी दी है? वास्तविक आयु कितनी दी है? 50। तो हमने क्या करा? अपोन में कितना हुआ? 50। और आपका जो फॉर्मूला है उसमें क्या आता है? मल्टीप्लाई में क्या आता है? 100। तो हमारा 0 से 0 कट हुआ। 5 से अगर 10 को काटेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 दूनी 10 हुए। तो आपका 40 मल्टीप्लाई 2, तो इजिकल टू कितना हुआ? 80। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? 80 हुआ ना। तो इसके लिए क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, किसने किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन आता है स्पीयरमैन, सेकंड ऑप्शन आता है थर्स्टन, थर्ड ऑप्शन आता है कैटल, फोर्थ ऑप्शन आता है गार्डनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? तो वो थे आपके गार्डनर। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हुआ आपका 4 ऑप्शन। लेकिन आपको इसमें पता होना चाहिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बुद्धि के बारे में भी पता होना चाहिए कि बुद्धि क्या होती है। तो बुद्धि से मतलब होता है कि ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता से इसका क्या होता है? मतलब होता है कि ये जो भी समस्या है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, उसका समाधान करने, अनुभव से सीखने और जो भी नई परिस्थिति होती हैं उसको हल के लिए ज्ञान को लागू करने की क्या होती है? क्षमता होती है इसमें। ठीक है, और जो आपका ये बहुबुद्धि सिद्धांत है, मतलब बहुआयामी बुद्धि का जो सिद्धांत है, इसमें क्या होता है? इसमें 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, बहुआयामी बुद्धि का जो सिद्धांत है, इसमें कितने प्रकार की बुद्धि होती है? इसमें 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। और एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ये कौन थे? गार्डनर। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो गार्डनर थे, इनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में से आपका एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि जो हार्वर्ड गार्डनर थे, ये कहाँ के थे? ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। दूसरा, इन्होंने बुद्धि को, बहुआयामी बुद्धि का जो सिद्धांत है, इसमें इन्होंने बुद्धि के कितने टाइप्स बताए? तो इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं इसमें। ओके, क्लियर हुआ आपको? और यहाँ अगर हम बात करें स्पीयरमैन की, अगर हम बात करते हैं स्पीयरमैन की, तो इन्होंने क्या है? इन्होंने द्विकारक, ठीक है, इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया था। किसने? स्पीयरमैन ने। क्लियर हुआ आपको? आपका इसके बाद आता है कैटल। जो कैटल हैं, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने दिया था तरल और क्रिस्टलीय। किसका? तरल से आपको आइडिया हो जाएगा, तरल और क्रिस्टलीय कृत सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, और बात करते हैं अगर यहाँ थर्स्टन की, अगर थर्स्टन की बात करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे दिया था समूह कारक का सिद्धांत। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादन, तो ये हैं गार्डनर।
बट थर्स्टन की बात करते हैं तो इन्होंने समूह कारक दिया है, स्पीयरमैन ने द्विकारक दिया है और कैटल ने तरल का सिद्धांत, तरल क्रिस्टलीय सिद्धांत दिया है कैटल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 क्वेश्चन आता है आपका, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? फर्स्ट ऑप्शन व्यक्तित्व का करता है, सेकंड ऑप्शन पठन दक्षता का करता है, थर्ड ऑप्शन बुद्धि का करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बुद्धि। कि जो बिने हैं स्टैनफोर्ड बिने जो परीक्षण हैं वो किसका मापन करते हैं? वो करते हैं आपका बुद्धि का। ठीक है, और जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है ये पहला क्या था? ये पहला बुद्धि परीक्षण था। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा था? तो वो था आपका जो बिने जो साइमन हैं इन्होंने बुद्धि परीक्षण का पहला बुद्धि परीक्षण था, जिसको किसने दिया था? साइमन द्वारा क्या है ये विकसित किया गया था। बिने जो है इनके द्वारा विकसित किया गया था। कौन सा? पहला बुद्धि परीक्षण। ठीक है, पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? आपका साइमन बिने ने दिया था। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कौन से सन में दिया था ये, कौन से सन में इसको विकसित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1905 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो आपका बुद्धि परीक्षण है, जो आपका मापन है, इसका जो उपयोग है वो किसके लिए किया गया था? तो इसका उपयोग बुद्धि के लिए तो किया गया था, तो इसका उपयोग सामान्य बौद्धिक जो क्षमता होती है उसका आकलन करने के लिए किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आता है आपका बुद्धि। सी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट इसका आंसर रहेगा आपका। और इस मापन के द्वारा, इस परीक्षण के द्वारा क्या होता है आपका कि बच्चे की जो मानसिक रूप है, जैसे मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं आपके, कठिनाई का स्तर उनका या वयस्क वस्तु का पहचानना, इन सब में सहायता मिल सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि कक्षा 8 के अध्यापक हैं, मतलब आप जो हैं कक्षा 8 के अध्यापक हैं। इस कक्षा का एक छात्र IQ से कितना है? उसका IQ 130 से अधिक है। तो इसका अर्थ है कि वह बालक है। तो वो बच्चा जो है वो मंद बुद्धि का है, वो बच्चा सामान्य बुद्धि का है, वो बच्चा क्षीण बुद्धि का है, लास्ट ऑप्शन वो बच्चा अति श्रेष्ठ बुद्धि का है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? IQ में से है ये आपका, कि IQ के अकॉर्डिंग बताइए इसका आंसर आपका क्या रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका अति श्रेष्ठ बुद्धि। ठीक है, तो आपको जो IQ लेवल है, जो IQ लेवल का वितरण जो है ये आपको पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन जो आपको दिया है 130 IQ पूछ ली, लेकिन इसकी बहुत सारी IQ लेवल होते हैं 70, 80, 90, 110, 120। तो आपको सभी का वितरण पता होना चाहिए कि इतनी IQ वाले बालक को हम ये कहते हैं। तो मैं आपको एक चार्ट बता देती हूँ, आप उसको नोट कर लेना। थ्योरी क्लास में मैंने बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी एक बार रिवीजन कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपका जो 69 से जो नीचे जिनका IQ लेवल होता है वो होते हैं क्षीण बुद्धि वाले बालक। ठीक है, कैसे बालक? निश्चित क्षीण बुद्धि के बच्चे होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसमें 70 से 79 के IQ लेवल वाले बच्चे, जिनको हम कहते हैं क्षीण बुद्धि वाले बच्चे। ओके, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका 80 से 89 IQ लेवल वाले बच्चे, जिनको हम कहते हैं मंद बुद्धि बालक। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 90 से 109 बोल दो या 110 बोल दो, इन बच्चों को हम कहते हैं सामान्य बालक। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है आपका सामान्य बालक का, मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिला भी है, इसको इम्पोर्टेंट लिख लेना। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका 110 से 119 IQ लेवल के जो बालक होते हैं उसको बोलते हैं उच्च सामान्य बालक, उच्च सामान्य बुद्धि वाले जो बालक होते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा 120 से 130 के मध्य के जो बालक होते हैं उनको हम कहते हैं श्रेष्ठ बालक, श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक, 120 से 130 के बीच के। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आता है 130 या इससे ऊपर IQ लेवल जो बालक होते हैं उनको हम कहते हैं प्रतिभाशाली बालक, ये प्रतिभाशाली बुद्धि वाले बालक कहा जाता है। तो ये जो मैंने अभी बताया है ये था आपका वैशलर के द्वारा, जो मनोवैज्ञानिक हैं हमारे वैशलर, उनके द्वारा निर्मित ये क्या था, IQ का वितरण था। ओके, और अगर हम मैरिल के द्वारा बोलते हैं, अगर हम मैरिल के अकॉर्डिंग IQ लेवल का वितरण देखते हैं तो सारा सेम है, बस उसमें प्रतिभाशाली जो बालक है वो 140 से अधिक, 140 या फिर इससे अधिक IQ लेवल वाले जो बालक होते हैं उसको प्रतिभाशाली बोलते हैं मैरिल के अनुसार। लेकिन बैचलर के अनुसार क्या था, उसमें 130 या इससे अबव, इससे जो ऊपर IQ लेवल वाले बालक होते हैं उसको कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, तो क्लियर हो गया आपको इसमें। अब मैंने सारा बता दिया तो आपको पता लग गया होगा कि जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो 80 से 89 के बीच IQ के होते हैं। सामान्य बालक होते हैं 90 से 109 के बीच के होते हैं। क्षीण बालक 70 से 79, 70 से 79, 70 से 79। ओके, और अति श्रेष्ठ जो होते हैं वो 130 से अबव होते हैं। ये तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है आपका, प्रतिदर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किसके विरोध में किया था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन निकल के आता है पहले कि प्रतिदर्शन जो सिद्धांत है आपका, उनका प्रतिपादन किसने किया था, थॉमसन ने किया था। या क्वेश्चन दे देंगे थॉमसन ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो करेक्ट आंसर होगा आपका प्रतिदर्शन सिद्धांत। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि किसके विरोध में किया था इन्होंने प्रतिपादन जो है प्रतिदर्शन सिद्धांत का। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है इसमें थर्स्टन, सेकेंड आता है बिने, थर्ड आता है गार्डनर और फोर्थ आता है इसमें स्पीयरमैन। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका स्पीयरमैन, कि स्पीयरमैन के विरोध में ही इन्होंने प्रतिदर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और जो थॉमसन का, ये जो थॉमसन है आपके, थॉमसन का क्या था कि जो थॉमसन है, थॉमसन ने इस बात का तर्क दिया था, ये जो सिद्धांत है, सैंपल जो थ्योरी है, प्रतिदर्शन सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सैंपल थ्योरी। ठीक है, और इस बात का तर्क दिया था इन्होंने, जो थॉमसन थे उन्होंने इस बात का तर्क दिया था कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार जो होता है वो बहुत सारे स्वतंत्र योग्यता पर क्या करता है, निर्भर करता है। लेकिन इन स्वतंत्र योग्यता का भी क्या होता है, एक सीमित क्षेत्र होता है। क्या होता है, सीमित क्षेत्र होता है इसका। ओके, और ये जो थॉमसन है प्रतिदर्शन सिद्धांत के अनुसार ये बोलते हैं कि जो बुद्धि है वो बहुत सारे स्वतंत्र तत्वों से क्या है, मिलकर बनी होती है आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। फर्स्ट स्वेनिम, सेकंड रूपिम, थर्ड
वाक्य विन्यास, या फिर 4 व्यवहार मूलक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन, कि अर्थ की सबसे जो छोटी इकाई है उसको बोलते हैं हम रूपिम। ठीक है, और ये जो रूपिम है आपका, हम रूपिम की बात करते हैं। जो रूपिम है वो भाषा की नींव प्रदान करने वाली एक जो भाषा है उसकी अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे अर्थ रखने वाले जो छोटे भाग में विभाजित नहीं किया जाता है इसको। ठीक है, और रूपिम का जो अध्ययन है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो रूपिम का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आकृति विज्ञान। क्या कहा जाता है? आकृति विज्ञान। आकृति विज्ञान कहा जाता है रूपिम के अध्ययन को। और जो रूपिम है आपका, ये 2 टाइप्स का होता है। जो रूपिम है वो कितने प्रकार की होती है? रूपिम आपके 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है आपका मुक्त रूपिम, और दूसरा होता है आपका, दूसरा टाइप्स होता है आपका सीमित। क्या होता है? सीमित। कि सीमित रूपिम और मुक्त रूपिम, ये 2 टाइप्स की आपकी रूपिम होती है। अब जो आपकी मुक्त रूपिम है ये क्या होती है? इसमें क्या होता है, विशिष्ट अर्थ के साथ अकेले संदर्भित हो सकते हैं। इसमें क्या है, इसे स्वतंत्र रूप से बनाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताएं, जैसे खुश। फॉर एग्ज़ाम्पल में आ गया जैसे आपका खुश। ठीक है, खुश आ गया, प्राप्त आ गया, कब आ गया, उस सभी को अलग अलग अर्थ होते हैं इनके, तो इसको कहते हैं हम मुक्त रूपिम। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सीमित रूपिम। सीमित रूपिम में क्या होता है आपका, कि इसमें जो स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं होता है। इसमें हमें क्या होता है, इसमें हमें मुक्त रूपिम की क्या लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे UN अन, PRE प्री, EN इन, तो ये सब क्या होते हैं, इनकी हमें हेल्प लेनी पड़ती है। और जो सीमित रूपम, ठीक है, क्लियर हुआ? आपको पता होना चाहिए कि बस रूपिम जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है मुक्त, एक होता है सीमित। सीमित वाले में क्या है, स्वतंत्र अर्थ नहीं होते हैं, और जो मुक्त वाला है इसमें क्या होता है, स्वतंत्र अर्थ होते हैं। ठीक है, यहाँ अगर हम इन तीनों की बात करते हैं तो जो स्वनिम है, स्वनिम भाषा की छोटी इकाई है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ है भाषा में अर्थ की बात हो रही है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। अगर हम यहाँ से इसको हटा देते हैं कि किसी भाषा में सबसे छोटी इकाई है, तो वहाँ आपका आंसर आता है ये वाला स्वनिम। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है आपका कि अर्थ में सबसे छोटी इकाई क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा रूपिम। दोनों में ध्यान देना, सिर्फ ये अर्थ के वजह से ही आंसर जो है आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी में आता है वाक्य विन्यास। जो वाक्य विन्यास है वो किसी भाषा में अच्छी तरह से बने वाक्यों को बनाने के लिए शब्द और वाक्यांशों की क्या है, एक तरह से व्यवस्था होती है। ठीक है, उसके बाद डी ऑप्शन आता है व्यवहार मूलक। तो जो ये व्यवहार मूलक होता है ये भाषा विज्ञान की शाखा होती है जो भाषा का क्या करती है, अध्ययन करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया था? थ्योरी में अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था किसी क्वेश्चन के अंतर्गत, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। नहीं पता है तो इसका आंसर हम बताते हैं, बिने, स्पीयरमैन, स्टैनफोर्ड या वैक्सलर। सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने विकसित किया था? तो करेक्ट आंसर होगा इसका बिने ने। किसने किया था? बिने ने किया था। ओके, कि जो बिने हैं इन्होंने क्या है, पहले बुद्धि परीक्षण विकसित किया था। जबकि जो स्पीयरमैन हैं इन्होंने कौन सा दिया था, इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है, और जो आपके वैसलर हैं, कौन है आपके
वैक्सलर हैं, ये क्या है, इन्होंने बुद्धि स्केल WAIS, ठीक है, एक IQ परीक्षण है ये एक, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्टर्नबर्न ने बुद्धि का त्रिआयामी, कौन सा, बुद्धि का त्रिआर्किक सिद्धांत तैयार किया था, जो ये मानता है कि जो बुद्धि है वो 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट आपकी आती है इनके अनुसार, अगर इनके अनुसार की बात करें 1 2 3, फर्स्ट आती है घटक, सेकंड आती है रचनात्मक, और थर्ड आती है आपकी व्यवहारिक। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन आता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भाषा बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। फर्स्ट, स्वर मान माधुर्य, स्वर के प्रति संवेदनशील। सेकंड, दूसरों के बीच ध्यान देने और भेद करने की क्षमता। थर्ड, तर्क की लंबी श्रृंखलाओं को संभालने की क्षमता। या फोर्थ, शब्दों के जो अर्थ, क्रम और भाषा के विविध उपयोग के प्रति संवेदनशीलता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया। बात हो रही है पियाजे की कि पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में क्या करा है, परिभाषित किया है। फर्स्ट ऑप्शन आता है कार्य जीवन की मांग। सेकंड, भौतिक व सामाजिक वातावरण। थर्ड, परिवार की मांग। और फोर्थ आता है जन्मजात। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका बी ऑप्शन, कि भौतिक और सामाजिक वातावरण। ठीक है, तो यहाँ आपकी क्लास होती है समाप्त। नाउ नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी इन्हीं का रिवीजन करते रहना, आप सभी धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो एग्ज़ाम में आप 25+ नंबर ला के ही रहोगे। बीच में स्किप नहीं करना, वीडियो कंप्लीट देखना। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।